नमस्कार। राजस्थान में 1857 के विद्रोह पर दिए जाने वाले व्याख्यानों में यह तीसरा और संक्षिप्त अंतिम व्याख्यान है। प्रथम व्याख्यान में हमने विद्रोह की पृष्ठभूमि और उसके सामान्य प्रसारण की चर्चा की। दूसरे व्याख्यान में हमने कोटा में हुए विद्रोह का अध्ययन किया। इस अंतिम व्याख्यान में हम 1857 के विद्रोह ने राजस्थान पर क्या प्रभाव छोड़े, इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। यह ध्यान रखने योग्य है कि 1857 का गदर जो राजस्थान में हुआ वह बृहत्तर भारतीय गदर का हिस्सा था और यहाँ पर विद्रोह का प्रसारण, दमन और उसके परिणाम बृहत्तर भारतीय स्तर पर हुए घटनाओं के सापेक्ष ही रहे। हमने ये देखा कि 28 मई 1857 को सर्वप्रथम नसीराबाद में यह विद्रोह 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोह के द्वारा शुरू हुआ था और 30 मार्च 1858 को कोटा नगर पर पुनः अधिकार करके राजस्थान में इस विद्रोह को अंतिम रूप से दबा दिया गया था। यद्यपि विद्रोहियों पर मुकदमे चलाने और सजाएं देने की कार्यवाहियां बाद में भी चलती रही। मुख्य केंद्र नसीराबाद, नीमच, मारवाड़ में आउवा और कोटा रहे। राजस्थान में हम इस विद्रोह के परिणामों का अध्ययन करें, इसके लिए यह आवश्यक है कि यहाँ पर कार्यरत रहे मूल राजनीतिक तत्वों को हम एक दूसरे से अलग करें। यहाँ पर तैनात सेना की प्रकृति को समझें। तदुपरांत हमें यह देखना होगा कि इन राजनीतिक तत्वों, जनता के विभिन्न वर्गों और अलग अलग प्रकार की सैनिक टुकड़ियों में से किन वर्गों ने विद्रोह में भाग लिया और किन दूसरे वर्गों ने विद्रोह को दबाने में अपनी सहायता दी। हम देखते हैं कि राजस्थान में मुख्यतया 3 प्रकार की सैनिक टुकड़ियां थी। एक प्रकार की सैनिक टुकड़ियां वो थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ प्रस्थापित की गई थी और दूसरी वो जो राजपुताने के राजाओं की राजकीय सेनाएं थी। ब्रिटिश सैनिक टुकड़ियां भी 2 प्रकार की थी। प्रथम वह जो अजमेर, मेरवाड़ा जैसे केंद्रीय अनुशासित क्षेत्र में तैनात थी, जैसे कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसी प्रकार की सैनिक टुकड़ियां इन्फेंट्री, कैवेलरी आदि नीमच में भी तैनात थी और वहाँ पर विद्रोह करने वाले सैन्य टुकड़ियां
यही थी। दूसरी सैनिक टुकड़ियां वो थी जो खास तौर से राजपूताना की व्यवस्था के लिए ही ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संगठित की गई थी। ये कई बटालियंस थी, जैसे मेर बटालियन, मेवाड़ भील कोर्प्स, जोधपुर लीजियन, कोटा कंटिंजेंट। इनमें से राजस्थान में विद्रोह करने वाली जोधपुर लीजियन थी। आगरा में कोटा कंटिंजेंट की टुकड़ी के द्वारा भी विद्रोह किया गया था। शेष सैन्य टुकड़ियों में यद्यपि असंतोष का संदेह किया गया, लेकिन उन्होंने विद्रोह नहीं किया और विद्रोह का दमन करने में अपनी सहायता और भूमिका अदा की। हमने मुख्य रूप से कोटा के विद्रोह का अध्ययन किया और यह देखा कि यह विद्रोह कोटा की राजकीय सेना के द्वारा किया गया था। जो विभिन्न राजनीतिक तत्व यहाँ पर इस दौर में मौजूद थे, वो शासक थे, सामंत थे। सैनिक विद्रोह तो इसे माना ही जाता है 1857 के गदर को, और 1857 के गदर पर मुख्य प्रश्न चिन्ह यह रहता है कि यह एक लोकप्रिय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था अथवा नहीं, यानी इसमें जनता की भूमिका क्या रही थी। राजपूताना में इन विभिन्न वर्गों ने किस प्रकार की भूमिका निभाई, इसी से विद्रोह का स्वरूप भी तय होता है और साथ ही हम उसकी असफलता अथवा सफलता और उसके परिणामों का आकलन भी कर सकते हैं। हमने ये बताया कि नसीराबाद और नीमच में विद्रोह करने वाली टुकड़ियां ब्रिटिश ट्रूप्स थी और जोधपुर और कोटा में विद्रोह करने वाली सैन्य टुकड़ियां क्रमशः जोधपुर लीजियन थी, जो अंग्रेजों के द्वारा संगठित की गई थी, और कोटा की राजकीय सेना थी, जो कि कोटा के महाराव की सेना थी। यह अलग अलग सैन्य टुकड़ियों का डिस्ट्रक्शन रहा। अब विभिन्न राजनीतिक तत्वों को अगर हम लें तो राजपूताने के राजाओं की भूमिका मुख्यतया सहायता करने वाले लोगों की रही। उन्होंने न केवल अपनी सेना और संसाधनों से अंग्रेजों की सहायता की, अंग्रेज परिवारों को शरण दी, विद्रोह को दबाने में मदद की, वरन बीकानेर के राजा सरदार सिंह स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए विद्रोह को दबाने हेतु मोर्चे पर गए। यहाँ के सामंती वर्ग का दृष्टिकोण विद्रोह के प्रति मिला जुला रहा। यद्यपि राजस्थान के मारवाड़ में आउवा के विद्रोह का श्रेय वहाँ के ठाकुर खुशाल सिंह को दिया जाता है, उनके सहयोगी
अन्य सामंत भी थे, जैसे आसोप बाडलियावास तथा मेवाड़ के कुछ सामंतों सलुम्बर कोठारिया ने भी विद्रोह के दौरान विद्रोह किया और विद्रोही सामंतों की श्रेणी में शुमार हुए। लेकिन यह विद्रोहात्मक गतिविधियां, ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश के प्रति न होकर उनके अपने शासकों के प्रति नाराजगी के कारण उपजी थी। सामंतों का दृष्टिकोण मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता था कि उनके शासक का दृष्टिकोण विद्रोह के प्रति कैसा था, और क्योंकि शासकों का दृष्टिकोण ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति सहयोग का था, इसलिए मोटे तौर पर सामंतों के दृष्टिकोण को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। यद्यपि लोक साहित्य में सामंतों के द्वारा की गई विद्रोहात्मक घटनाओं को प्रशंसा के माध्यम से अतिशयोक्तिपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन न केवल शासकों वरन सामंतों के विद्रोह के प्रति दृष्टिकोण अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं से प्रेरित थे। यहाँ के जन सामान्य में भी इस दौर में अंग्रेजों के प्रति विद्रोही भावनाओं को साहित्य और लोकगीतों में प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन जहाँ पर कुछ राज्यों में जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, टोंक और भरतपुर की जनता ने अनेक प्रकार से विद्रोह के प्रति अपनी सहानुभूति के कृत्य प्रदर्शित किए, जैसे कि अंग्रेज अफसरों को सहायता न देना, पत्थरों की बरसात करना, कहीं विद्रोहियों की मदद करना, उन्हें शरण देना इत्यादि। लेकिन खुले तौर पर कोटा के विद्रोह को ही कोटा की जनता के द्वारा भाग लिए जाने के कारण लोकप्रिय आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। शेष राजस्थान में आम जनता के भी विद्रोह के प्रति उदासीन बने रहने की धारणा व्यक्त की जाती है। इस प्रकार हमने विभिन्न सामाजिक तत्वों और सेना का विद्रोह के संबंध में विश्लेषण किया, और जब हम अंतिम रूप से यह कहते हैं कि भारत में अथवा राजस्थान में यह विद्रोह असफल हुआ, तब विभिन्न सामाजिक तत्वों और सेना द्वारा निभाई गई यह भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इनके विभाजित रुख के कारण ही विद्रोह असफल हुआ था। इसलिए भारत की भांति राजस्थान में भी जिन जिन केंद्रों में विद्रोह हुए वे दबा दिए गए। राजस्थान के राजाओं के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो विद्रोह के दौरान मदद दी गई, वह
इस विद्रोह को दबाने के पीछे अंग्रेजी शक्ति के अलावा सबसे प्रमुख कारण रही। राजस्थान में जो विद्रोह हुए वह अलग अलग एकाकी घटनाओं के रूप में आगे पीछे हुए, जैसा कि भारत के संदर्भ में भी यह कहा जाता है कि इसमें संगठन और एकता का अभाव था। इसलिए यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी प्रयास करने पड़े, लेकिन अंततः वह विद्रोह को दबाने और अपनी सत्ता को बचाने में कामयाब हुई। विद्रोह के दमन के पश्चात जहां सहायक तत्वों को पुरस्कृत किया गया, वहीं विद्रोह में भाग लेने वाले तत्वों को दंडित किया गया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश ताज की भारत के प्रति नीति को बदल दिया। अब भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश ताज ने अपने अधिकार में ले लिया। तदनुरूप भारत के प्रति ब्रिटिश नीति में भी परिवर्तन हुआ। राज्यों के साथ की गई संधियों की पालना की गारंटी दी गई। उनके सम्मान और अस्तित्व की रक्षा का वचन दिया गया। वे उत्तराधिकारी गोद ले सकें जिससे उनके राज्य बने रहें। इस प्रकार की सनदें जारी की गई। अगर वह ब्रिटिश ताज के प्रति स्वामी भक्त रहते तो उनके उत्तराधिकार और राज्य के अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह लगने वाला नहीं था। अंग्रेजों की सहायता करने वाले राजपूत राजाओं, बीकानेर के सरदार सिंह, जयपुर के राम सिंह, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, जैसलमेर के रंजीत सिंह, झालावाड़ के राजराणा पृथ्वी सिंह और कोटा के नवाब, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला को प्रशंसा प्रशस्ति पत्र, खिलत अथवा भूमि के रूप में पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह को दिया गया, जिन्हें खिलहत और 41 गांव प्रदान किए गए। टोंक के नवाब की सलामी में 15 से 17 की वृद्धि कर दी गई। जिन सामंतों ने विद्रोह किया था, जैसे कि आउवा और आसोप, उन्हें सजाएं दी गई। जिन राज्यों में जनता ने भी विद्रोह में भाग लिया था, उन्हें भी सजाएं दी गई, जैसा कि कोटा राज्य के संदर्भ में हमने देखा था। इस प्रकार अंततः 1857 का गदर गुजर गया। उसने कोई स्थायी प्रभाव छोड़े अथवा नहीं, इसके संबंध में वर्तमान में यह आम धारणा है कि तात्कालिक रूप में असफल होने के बावजूद भी इसने भारत में ब्रिटिश के प्रति स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम की भूमिका निभाई।
यद्यपि विभिन्न अंतर्निहित राजनीतिक स्वार्थों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति सहयोग किए जाने के कारण यह विद्रोह का दमन कर दिया गया, लेकिन विद्रोह की भावना नहीं मरी। ब्रिटिश ताज ने आगामी समय में यहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे में हस्तक्षेप न करने की नीति पर चलने का निश्चय किया। अब भारत दो भागों में बट गया था, क्योंकि ब्रिटिश ताज ने और अधिक राज्यों का अधिग्रहण न करने का आश्वासन दिया था। इसलिए अब तक जितना भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में जा चुका था, उसे ब्रिटिश भारत की संज्ञा दी गई। जो राज्य संधियों से आबद्ध राज्यों के रूप में मौजूद रहे, उन्हें देसी रियासतों की संज्ञा दी गई। राजस्थान के राज्य इसी श्रेणी के राज्य थे। अतः 1857 के उपरांत देसी रियासतों के प्रति ब्रिटिश ताज की नीति महत्वपूर्ण रही। सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे में हस्तक्षेप के निर्णय के बावजूद 1870 के उपरांत ब्रिटिश ताज ने देसी रियासतों के ब्रिटिश भारत के साथ प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण की नीति अपनाई, जिसे सिविलाइजिंग मिशन या मिशन सिविल स्ट्राइस कहा जाता है। इस मिशन ने पुनः शासकों, सामंतों और जनता के हितों पर कुठाराघात किया, क्योंकि ब्रिटिश ताज ने शासकों और सामंतों को अपने पक्ष में बनाए रखने में सफलता प्राप्त की। अतः आगे आने वाले समय में राजस्थान में किसानों, आदिवासियों और 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के पश्चात प्रजामंडल आंदोलन के रूप में मध्यम वर्गीय आंदोलन पनपे। कहीं न कहीं ये आंदोलन मिशन सिविल स्ट्राइस के द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक आर्थिक कारणों से तो गहरे रूप से प्रभावित थे ही, 1857 के विद्रोह से राजस्थान का जनमानस प्रेरणा लेता रहा। अतः राजस्थान में बिजोलिया, बेंगू, कोटा, बूंदी के प्रसिद्ध किसान आंदोलन हुए। भीलों के प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन हुए और 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के उपरांत राजस्थान के प्रत्येक राज्य में प्रजामंडलों की स्थापना प्रारंभ होकर प्रजामंडलों के नेतृत्व में राज्य में वैधानिक शासन की स्थापना के लिए आंदोलन हुए, जो अंततः 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत के आंदोलनों के साथ एकीकृत हो गए। इस प्रकार देसी रियासतों में, जो कि राजस्थान में भी विद्यमान थी, में चल रहे आंदोलन ब्रिटिश भारत में चल रहे आंदोलन के साथ साथ चलते हुए अंततः उनमें मर्ज हो गए और भारत की स्वतंत्रता के प्रमुख कारक बने। इस तरह 1857 के गदर को एक
स्वतंत्रता आंदोलन की प्रारंभिक कड़ी के रूप में देखा जाए तथा उसे आगामी आने वाले समय में होने वाले जन विद्रोहों के मूल में रखा जाए तो यह अनैतिहासिक नहीं होगा। धन्यवाद।